Hello, everybody. Welcome to Vani Academy. I am पलक अग्निहोत्री। तो जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने एनसीईआरटी का कोर्स पहले ही शुरू किया था और हमने अपना फर्स्ट टॉपिक कंप्लीट किया है 2 पार्ट्स में, और ये इसी तरह हम अपने 2 पार्ट्स में कंप्लीट करते जाएंगे बाकी के थीम्स भी। तो हमने अपना सेकंड जो टॉपिक है उसको भी शुरू किया था कल, उसका फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट किया है। जिसने भी नहीं देखा है वो प्लीज़ उसे जाके देख लीजिए, क्योंकि उसमें मैंने बहुत ही बेसिक से टर्म्स यूज़ करके समझाया हुआ था। तो अगर आप वो बेसिक नहीं समझेंगे तो अब आगे की स्टोरी आपको नहीं समझ में आएगी। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट। अब आज हम मेन से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे चैप्टर को। तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि वानी मैम हैज़ स्टार्टेड हर फाउंडेशन कोर्स ऑन इंडियन पॉलिटी ऑन अन अकेडमी फ्रॉम 15 जून ऑनवर्ड्स। अब अगर आपको प्लस सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप वानी मैम का रेफरल कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है वानी मेहरा। इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा। साथ ही साथ घर बैठे आपको फुल फ्लेज्ड प्रिपरेशन मिलेगी, प्लस आपको मैम की पर्सनल मेंटरशिप भी मिलेगी। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। पोस्ट हड़प्पन्स, वैदिक, क्लटर वैदिक एंड अर्ली एम्पायर्स के बारे में हम आज देखेंगे फिर से। अपने टॉपिक पर जाने से पहले वी मस्ट सॉल्व दीज क्वेश्चंस विच हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम UPSC. Okay, so access the importance of accounts of the Chinese and Arab travelers in the reconstruction of the history of India. अब इससे मतलब टोटल आपको ये बताना है कि कैसे जो चाइनीज़ और अरब ट्रैवलर्स थे, उनके जो अकाउंट थे, उनकी क्या इंपॉर्टेंस है हिस्ट्री को रिकन्स्ट्रक्ट करने के लिए इंडिया की। तो बहुत इंपॉर्टेंस है। अभी हमने पिछले चैप्टर जब हम हड़प्पन्स के बारे में पढ़ रहे थे तो हमने कनिंघम के बारे में पढ़ा था। वो जो कनिंघम थे, जो ASI थे, तो वो क्या मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ ASI थे। तो उन्होंने क्या किया, मतलब उन्होंने भी रेफ़र किए इन चाइनीज़ ट्रैवलर्स के अकाउंट क्या कंस्ट्रक्ट करने के लिए हिस्ट्री को। तो ऐसे जो इनके बुक्स लिखी हुई इन लोगों ने, फाहियान, हुएनसांग, ये जो आए थे ट्रैवलर्स, तो इन्होंने वो पूरे उस समय के जो एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल, इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में अपनी बुक में लिखा है। पर्टिकुलर कोई एक किंग है, उसकी पूरी डायनेस्टी है, उसके बारे में उन्होंने पूरा बताया हुआ है। तो हमें ऐसे अपने पॉइंट्स को कंस्ट्रक्ट करना है। पर्टिकुलर कोई एक ट्रैवलर ने किस किस चीज़ के बारे में बताया, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी, ऐसे में हम कैसे हिस्ट्री रिकन्स्ट्रक्ट कर सकते हैं। अब सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। हाउ डिड यू जस्टिफाई द व्यू दैट द लेवल ऑफ एक्सीलेंस ऑफ गुप्ता न्यूमिस्मैटिक आर्ट इज़ नॉट एट ऑल नोटिसेबल इन लेटर टाइम्स। अब इसमें देखो, अगर आपने गुप्ता पीरियड पढ़ा होगा या उनके किंग के बारे में पढ़ा होगा, तभी आपको उनकी न्यूमिस्मैटिक आर्ट के बारे में पता होगा। न्यूमिस्मैटिक आर्ट ये होती है जिसमें कॉइन्स की स्टडी होती है उस पर्टिकुलर पीरियड की। तो जब आप इसके बारे में पढ़ेंगे आपको इसका आंसर बन जाएगा, क्योंकि इसमें व्यू बताना है एक्सीलेंस का। अब हम चलते हैं। तक्षशिला यूनिवर्सिटी वॉज वन ऑफ द ओल्डेस्ट यूनिवर्सिटी ऑफ द वर्ल्ड एंड विच वर एसोसिएटेड अ नंबर ऑफ renowned learner personalities of different disciplines. Its strategic location caused its flame to flourish, but unlike Nalanda, it is not considered as a university in the modern sense discussed. तो तक्षशिला यूनिवर्सिटी और नालंदा यूनिवर्सिटी को इसमें बताना है कि क्यों तक्षशिला अभी मॉडर्न सेंस में यूनिवर्सिटी नहीं कंसीडर करती है अच्छी। क्योंकि अभी हम यहाँ पे इन दोनों को कंपैरिजन करेंगे। जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, ये आज भी इसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही A1 क्लास का इसको कहना चाहिए, और जो तक्षशिला यूनिवर्सिटी है इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उतना फंक्शनेबल नहीं है। दूसरी बात कि जो नालंदा यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे बहुत अच्छे रेसिडेंशियल हॉल्स और लाइब्रेरीज और लैब्स और ये सब चीज़ें मतलब अभी भी हैं, जहाँ पे मतलब रेसिडेंशियल हॉल भी हैं और जो पढ़ाने वाले क्लासरूम्स है वो सब है। लेकिन तक्षशिला में देयर आर नो लर्नर्स हॉल, देयर आर नो रेसिडेंशियल हॉल्स, वहाँ पे मतलब ये सब चीज़ें नहीं हैं। तो ये सब रीज़न होते हैं। किसी भी यूनिवर्सिटी जो आगे बढ़ते हैं उसमें बहुत अच्छी चीज़ होती है उनके पढ़ाई का लेवल। अभी हमने देखा है, रिसेंट में रिपोर्ट आई थी, यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग हुई थी, तो उनमें उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका लर्निंग, उनका टीचिंग, उनका वे, सब कुछ उसमें काउंट होता है। तो सब चीज़ ज़रूरी है ना, नहीं तो फिर वो तो यूनिवर्सिटी कंसीडर ही नहीं की जाएगी मॉडर्न साइंस में। दो नॉट वेरी यूजफुल फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ अ कनेक्टेड पॉलिटिकल हिस्ट्री
of South India, the Sangam literature portrays the social and economic condition by its time with remarkable vividness. Comment. अब इसमें संगम लिटरेचर का दिया हुआ है, कैसे पोर्ट्रे करता था वो सोशल इकोनॉमिक कंडीशंस को। तो सबसे पहले तो आप छोटा सा डिस्क्रिप्शन दीजिए, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है क्योंकि इसमें संगम लिटरेचर नहीं पूछा है क्या होता है। तो संगम लिटरेचर वो होता है जो अर्ली क्रिश्चियन एरा में स्टार्ट हुआ था बनना, और अब टिल कब तक बना है, 600 AD तक ऐसा बना हुआ है। तो उसमें क्या है, पर्टिकुलरली कुछ राइटर पोइट्स हुआ करते थे जो एसोसिएशन बनाते थे संगमास, और वो जो लिटरेचर प्रोड्यूस किए उनको कहते हैं, ये साउथ इंडिया को बिलोंग करते थे यूजुअली। तो साउथ इंडियन जो लिटरेचर है लगभग उसको संगम लिटरेचर ही बोलते हैं। दूसरी बात, इनमें चोला, चेरा और जो पंड्यास थे उनके बारे में दिया हुआ है। उस समय की इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी आपस में लिखी है, कैसा ट्रेड होता था स्पाइसेस का, टेक्सटाइल का, फिर इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी, अनटचेबिलिटी थी कि नहीं थी, वुमेन की क्या कंडीशन थी इकोनॉमी में, ठीक है, ये सब चीज़ें। उसके बाद पॉलिटिकल लाइफ कैसी थी, उनका राज्य कैसा था, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर कैसी थी, इन सब चीज़ों के बारे में बताना। तो इसके साथ अपना टॉपिक में हम चलते हैं देरी ना करते हुए। आज चेंजिंग कंट्री साइड, पिछले 4 टॉपिक तक मैंने फर्स्ट पार्ट में कवर कर दिया है। तो जिसने भी वो 4 टॉपिक नहीं पढ़े हैं, आप प्लीज़ पहले जाकर वो 4 टॉपिक पढ़ लीजिए ताकि आपको ये 5th टॉपिक और आगे आने वाले टॉपिक समझ में आए। तो ये हम पढ़ रहे हैं circa 600 BC से circa 600 AD या CE तक, ठीक है। अब हम ये देखते हैं पॉपुलर परसेप्शन क्या थे किंग के प्रति लोगों की। तो ये ऑब्वियस सी बात है कि जो इंस्क्रिप्शन है वो सारे आंसर्स प्रोवाइड नहीं करते, क्योंकि इंस्क्रिप्शन लगभग वही दिए हैं जो किसी पॉपुलर लोगों ने या बहुत कम कॉमन लोगों ने लिखे हैं, साथ ही साथ ये किसी किंग ने लिखे हैं, तो इसमें किंग की ही बढ़ाई होगी, है ना। तो अब हमको ये देखना है कि जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो क्या सोचते थे। तो जो ऑर्डिनरी पीपल थे वो रेयरली कोई अकाउंट छोड़ के जाते थे अपने थॉट्स और अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में। हम आप ही हैं यहाँ पे। तो अगर गवर्नमेंट है हमारी, बहुत कम लोग हम बोल देंगे कि हाँ गवर्नमेंट ऐसी है वैसी है, ये काम हो रहा है ये नहीं हो रहा, ठीक है, ये चीज़ है, हम उसको एनालाइज करते हैं, लेकिन हम कभी ये चीज़ लिखते नहीं। हम में से बहुत कम लोग होंगे जो सोशल नेटवर्किंग को छोड़ के, मैं सोशल नेटवर्किंग साइट की बात नहीं कर रही, वहाँ तो सभी लिखते हैं गवर्नमेंट की अच्छाई बुराई, उसकी बात नहीं कर रही। तो ये जो अगर हम में से कोई डायरी मेंटेन नहीं करता, बहुत ही कम लोगों ने डायरी मेंटेन करते हैं, उन्हीं डायरीज़ में वो अपने थॉट्स लिखते हैं। तो पहले ही तो पेजेस वगैरह ये सब थे नहीं ज़्यादा, तो जो ऑर्डिनरी पीपल होते थे वो अपना अकाउंट नहीं छोड़ के आते थे ज़्यादातर थॉट्स और एक्सपीरियंसेस का। फिर हिस्टोरियंस ने ट्राई किया सॉल्व करने को इस प्रॉब्लम को। उन्होंने कुछ स्टोरीज़ एग्जामाइन की जिनमें एंथोलॉजीज़ थी, जैसे कि जातका टेल्स और पंचतंत्र, हम लोग ने बचपन में ये पढ़ा हुआ है, ठीक है। मैनी ऑफ दीज स्टोरीज प्रोबेबली ओरिजिनेट एज अ पॉपुलर रूलर। देखो ये जो स्टोरीज थी इनमें से ज़्यादातर बुद्ध की स्टोरी रही होंगी, बुद्ध के टाइम की और ये सब। तो उनमें क्या होता था, पहले ये स्टोरीज़ क्या होती थी, ओरली बोली जाती थी, फिर ये कथा कहानी बन के फिर बाद में इनको लिखा जाने लगा। पहले तो ये ओरली बोली जाती थी, और जातका टेल्स जो है वो पाली में लिखी गई अराउंड द मिडल ऑफ 1st मिलेनियम CE। अब यहाँ पे एक स्टोरी दी हुई है, गंडा टिंडू जटाका। गंडा टिंडू जटाका नाम है किसी का, उसने डिस्क्राइब किया था प्लाइट। प्लाइट मतलब जो बहुत बुरी हालत नहीं हो जाती जिसको कहते हैं प्लाइट, माइजरी इस टाइप की। प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स यानी यहाँ प्रजा के लिए लिखा हुआ है, प्लाइट ऑफ द सब्जेक्ट्स ऑफ अ विकेट किंग। इसमें क्या होता है, एल्डरली वुमेन, मैन और कल्टिवेटर्स, हर्टर्स, विलेज बॉयज़ एंड इवन एनिमल्स जो होते थे, तो उन सब के मतलब बारे में दिया। अब क्या है कि when the king went in disuse to find out what is, जो किंग खोजने की कोशिश किया कि उसकी प्रजा ने उसके बारे में क्या थॉट्स रखे हैं। तो जो लोग थे वो ईच ऑफ देम कर्स्ड हिम फॉर देयर माइजरीज। जो उनकी माइजरी चल रही थी, जो उनकी बहुत दयनीय स्थिति चल रही थी, उसके पीछे उन्होंने राजा को बहुत कोसा, और उन्होंने एक्सप्लेन किया कि वो हमेशा जो रात का समय होता है वहाँ पे वो रॉबर्स से अटैक किए जाते हैं, क्योंकि लुटेरे हमेशा रात में आते हैं और लूट के चले जाते हैं, और सुबह जो है वो टैक्स कलेक्टर आते हैं, वो भी हमारा टैक्स कलेक्ट करके चले जाते हैं। तो उनके पास कुछ खाने के लिए कुछ मतलब पैसे नहीं हैं, तो वो कैसे अपनी जीवन यापन करेंगे, हाउ दे विल कंडक्ट देयर सर्वाइवल इन दीज सिचुएशंस। सो दे लेफ्ट द विलेजेस एंड वेंट टू द फॉरेस्ट। ऐसी कंडीशन है वो विलेज छोड़ के और जंगल में चल जाते थे। तो ये स्टोरी जैसे इंडिकेट करती है रिलेशनशिप बिटवीन किंग एंड हिज सब्जेक्ट्स
स्पेशली द रूरल पॉपुलेशन कुड ऑफन बी स्ट्रेन्ड। किंग जो होते थे वो हमेशा डिमांड करते थे टैक्स की अपना कॉफर्स भरने के लिए, है ना, अपना राजकोष भरने के लिए। पीजेंट जो होते थे इस कंडीशन में बहुत ही ऑप्रेसिव पाए जाते थे, है ना, क्योंकि उनसे बहुत सारा लूट लिया जाता था प्रोड्यूस वगैरह इन द फॉर्म ऑफ टैक्स। ठीक है, उनके पास कोई रास्ता नहीं बच सकता कि वो फॉरेस्ट में एस्केप कर जाएं। तो ये सब रिफ्लेक्ट किया गया कौन सी स्टोरी में, जातक कथाएं जो होती हैं ना उनमें ये सब दिखाया गया। अब बात होती है कि इंक्रीज़ कैसे करते थे लैंड प्रोड्यूस को। लैंड में जो भी पैदावार है या जो भी खेती होती है तो उसको कैसे इंक्रीज़ करते थे। तो अब स्ट्रेटजी क्या यूज़ होने लगी, प्लो यूज़ होने लगा। ये जो हल होता है ना, ये जिसमें आयरन की एक होता है, पहले स्टोन ब्लेड यूज़ होती थी हड़प्पन टाइम्स पे। अब कभी कभी आपको कंपैरिजन आ जाते हैं क्वेश्चन में यूपीएससी के, कि आप कंपेयर करिए कि कैसे जो हड़प्पन टाइम्स का एग्रीकल्चर ये सब है वो डिफरेंट है वैदिक वगैरह से। तो इसमें तो आप अच्छे से बता सकते हैं कि आयरन फ्लो यूज़ होने लगा, तो फिर ये कैसे इरिगेशन होता था दोनों ही एज में, है ना। तो ऐसे आप अपना आंसर कंस्ट्रक्ट करते हैं। ये चैप्टर में आपको प्री के लिए बहुत ही कम यूज़फुल हो सकता है, लेकिन जो ये चैप्टर्स हैं आपको मेंस के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो सकते हैं, क्योंकि इसमें आप उन लोगों की सोशो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस पढ़ रहे हैं, वहाँ पे पर्टिकुलर उस समय के समकालीन लोगों के बारे में। तो ये चीज़ें आपको कभी ना कभी काम आएंगी अपने आंसर राइटिंग। तो अब आगे बढ़ते हैं कि जो प्लो का यूज़ होने लगा, तो विच स्प्रेड इन फर्टाइल एलुवियल रिवर वैलीज सच एज। प्लो का यूज़ कहाँ होने लगा, गंगा कावेरी की वैलीज़ में 6th सेंचुरी BCE में। आयरन टिप के प्लोशेयर यूज़ होने लगे एलुवियल सॉइल में, ठीक है, और वहाँ पे हाई रेनफॉल भी होती थी उस समय पे। तो अब क्या होना, ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी भी होने लगा। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ पैडी क्या होता है, वो यूज़ होता है कौन से एरिया में जहाँ पे बहुत प्लेंटीफुल ऑफ रेन होती है, बहुत प्लेंटीफुल बारिश होती है, भरपूर बारिश होती है, वहाँ पे सीड को ब्रॉडकास्ट किया जाता है। फिर जो छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं, तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते थे सैपलिंग्स, जो सीड में से छोटे छोटे प्लांट्स आ जाते हैं उन्हें सैपलिंग्स कहते हैं। तो उन्हें फिर वाटर लॉज्ड फील्ड में ले जाते थे जहाँ वाटर भरा रहता, तो उन खेतों में उनको ट्रांसप्लांट करते थे। तो आयरन का जो प्लोशेयर है, यानी ये जो हल है, उसका जो उसने ग्रोथ तो की एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी में, मगर ये कुछ पार्ट के लिए रेस्ट्रिक्टेड थी, जैसे कुछ ही पार्ट में होती थी। अब ऐसी खेती जो है पर्टिकुलर कोई एक जगह पे होगी, लेकिन हर पार्ट्स में तो नहीं होगी ना कंट्री की, क्योंकि कहीं कहीं सेमी एरिड रीजन होते हैं, सूखे और ड्राई रीजन होते हैं, जैसे कि राजस्थान और पंजाब वगैरह। तो यहाँ पे अडॉप्ट किया इन लोगों ने प्लोशेयर कब, 20th सेंचुरी के पास में। कुछ हिली ट्रैक्ट होते हैं नॉर्थन ईस्टर्न और सेंट्रल पार्ट्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ पे होई एग्रीकल्चर होता है। ये बेटर सूट करता है एज़ कंपेरिजन टू एनी अदर प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर इन द टेरेन रीजन। अब क्या होता है, अनदर स्ट्रेटजी ये होती थी कि वहाँ पे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बनाने के लिए इरीगेशन किया जाता था, वेल से, टैंक से, एंड लेस कॉमनली इन कैनाल से बहुत ही लेस, है ना। अब कम्युनिटीज़ जो होती थी इंडिविजुअल की, एज वेल एज इंडिविजुअल ऑर्गेनाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इरीगेशन वर्क। अभी इरीगेशन वर्क का कंस्ट्रक्शन होने लगा। साथ ही साथ अब हम पढ़ते हैं कि वहाँ पे रूरल सोसाइटी में कोई डिफरेंसेस थे कि नहीं थे डिफरेंसेस। तो वाइल दिस टेक्नोलॉजीज ऑफन लेड एन इंक्रीज इन द प्रोडक्शन, जो टेक्नोलॉजीज अभी आई हैं प्लोशेयर वगैरह की, इन्होंने इंक्रीज़ तो किया प्रोडक्शन में, और लेकिन जो बेनिफिट था वो बहुत अनइवन था, मतलब एक जैसा बेनिफिट नहीं था। अब जहाँ यूज़ हो रहा है प्लोशेयर वहाँ ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी, जहाँ नहीं हो रहा है वहाँ थोड़ी कम अच्छी होगी, या जहाँ ज़्यादा अच्छा इरिगेशन है वहाँ ज़्यादा अच्छी पैदावार होगी, जहाँ पानी ही नहीं है वहाँ पे क्या होगा। वैसी चीज़ अनइवन ग्रोथ थी यहाँ पे। अब क्या एविडेंट था इसका, तो ये कि ग्रोइंग डिफ्रेंसिएशन बढ़ता गया लोगों में जो है डिफ्रेंसिएशन बढ़ता गया, जो एग्रीकल्चर में इंगेज थे। तो स्पेशली विद इन द बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में जो स्टोरी दी गई हैं बुद्धिस्ट ट्रेडिशन में, वो रेफ़र करती हैं लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर के बारे में, स्मॉल पीजेंट्स के बारे में, और लार्ज लैंड होल्डर्स के बारे में। तो जो टर्म है गृहपति, ये यूज़ होता है पाली टेक्स्ट में डेजिनेट करने के लिए सेकेंड एंड द थर्ड कैटेगरी, जो सेकेंड एंड थर्ड कैटेगरी है यहाँ पे उनके लिए यूज़ होता है। तो जो लैंड होल्डर्स होते थे और विलेज हेडमैन होते थे, जो विलेज हेडमैन होता था लगभग उसकी जो पोजीशन होती थी वो हेरिडिटरी होती थी, मतलब उसका बेटा या जिसको भी वो चाहे बना सकता था हेडमैन, और दूसरा कोई नहीं बन सकता था। तो ये इमर्ज हुए बहुत पावरफुल फिगर्स के तौर पे, कौन, लैंड होल्डर्स और हेडमैन, क्योंकि अब डिफरेंस बढ़ता ही जा रहा था लोगों में,
एंड ऑफन फिगर्स एंड ऑफन एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द अदर कल्टिवेटर। और ये लोग क्या करते थे, दूसरे कल्टिवेटर्स के ऊपर अपनी पावर कंट्रोल करते थे। तो जो अर्ली तमिल लिटरेचर है उसमें मेंशन है डिफरेंट कैटेगरीज के बारे में लोगों की जो विलेज में रहते थे। और लार्ज लैंड ओनर्स को कहा जाता था वेलेलार, प्लोमैन को कहा जाता था उजावर, और स्लेव्स को कहा जाता था अडिमाई। तो ये डिफरेंसेस जो थे बेस्ड थे डिफरेंशियल एक्सेस टू लैंड पे, लेबर एंड सम ऑफ द न्यू टेक्नोलॉजीज पे। इन सच अ सिचुएशन, इस सिचुएशन में क्वेश्चन ऑफ कंट्रोल ओवर लैंड मस्ट हैव बिकम क्रूशियल एज दीज वर ऑफन डिस्कस्ड इन द लीगल टेक्स्ट। अब बात करते हैं लैंड ग्रांट की एंड द न्यू रूरल एलीट। अब लैंड ग्रांट जो है, ग्रांट मतलब देना, कैसे लैंड ग्रांट करते थे राजा लोग प्रजा को, स्पेशली ब्राह्मण्स को। तो लैंड ग्रांट्स जो है, फाइन लैंड ग्रांट्स बीइंग मेड, मैनी ऑफ दीज वर रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। इसे इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड किया गया कई जगह पे। तो कुछ इंस्क्रिप्शन जो थे वो स्टोन पे लिखे गए, बल्कि जो कुछ और थे वो कॉपर प्लेट्स में, ये जो कॉपर प्लेट दिख रही है ऐसी कॉपर प्लेट्स में लिखे गए। यहाँ पे प्रोबेबली रिकॉर्ड होता था ट्रांजैक्शन का, इसमें ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड लिखा रहता था, किसके किसके बीच में हुआ, किसने किसको दिया। ये रिकॉर्ड जो होते थे सर्वाइव करते थे, सर्वाइव्ड आर, ये रिकॉर्ड दैट हैव सर्वाइव्ड आर जनरली अबाउट ग्रांट्स ऑफ रिलीजियस इंस्टीट्यूट। ये जो सर्वाइव करते हैं रिकॉर्ड आज भी, ये बताते हैं लैंड ग्रांट के बारे में जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को की जाती थी या ब्राह्मण्स को की जाती थी। तो ज़्यादातर इंस्क्रिप्शन जो है संस्कृत में लिखे गए, मगर कुछ केसेस में जो इंस्क्रिप्शन है 7th सेंचुरी की शुरुआत से वो लिखे गए इंस्क्रिप्शन संस्कृत में, साथ ही साथ तमिल और तेलुगु जो कि लोकल लैंग्वेज हुआ करती थी उस समय पे। अब ये देख सकते हैं आप, दोनों दिख रहे हैं ये प्लेट्स कॉपर की, इसमें लिख के देते थे कि इस इंसान को ये प्रॉपर ज़मीन मिली हुई है। अब बात हो रही है प्रभावती गुप्त की, जो डॉटर थी चंद्रगुप्त द्वितीय या सेकंड की। तो उनका ये राज पर्टिकुलर टाइम दिया हुआ है, इस पीरियड में वो राज करते थे। उनकी शादी हुई किसकी, उनकी बेटी की, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी प्रभावती गुप्त की शादी हुई एक दूसरी रूलिंग फैमिली में जो कि है वक्तकाज नाम की। वो पावरफुल थे डेक्कन में, ठीक है। और संस्कृत लीगल टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये है कि वुमेन को कोई इंडिपेंडेंस नहीं था कि वो एक्सेस कर सके रिसोर्सेज सच एज लैंड को, लेकिन इंस्क्रिप्शन इंडिकेट करते हैं कि जो प्रभावती थी उनको था एक्सेस लैंड में। तो ये क्या दिखाता है कि हो सकता है मे बी कि शी हैव बीन बिकॉज शी वॉज अ क्वीन। ये हो सकता है क्योंकि वो क्वीन रही हो इसलिए उन्होंने ये एक्सेस कर लिया हो, है ना। तो क्वीन को स्पेशल राइट्स भी होते हैं इसलिए। तो इंस्क्रिप्शन जो है वो एक आइडिया देते हैं अबाउट रूरल पॉपुलेशन। इनमें क्या होते हैं, ब्राह्मण्स होते हैं, पीजेंट्स होते हैं, एज वेल एज वो होते हैं जिन्हें अदर्स हु वर एक्सपेक्टेड टू प्रोवाइड अ रेंज प्रोड्यूस टू द किंग, जो किंग को एक रेंज प्रोवाइड करते थे, उसके रिप्रेजेंटेटिव जो होते थे। एंड अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग उन्हें ओबे करना पड़ता था न्यू लॉर्ड को जो विलेज में होते थे, और उनको समटाइम पे भी करना पड़ता था, शायद पे भी करना पड़ता था। तो लैंड ग्रांट्स जो होते थे, एज दिस वन हैव बीन फाउंड इन द सेवरल पार्ट, देयर वर रीजनल वेरिएशन होते थे लैंड के साइज़ में जो डोनेट की जाती थी। कभी कभी छोटे प्लॉट्स होते थे और कभी कभी वो दूर तक स्ट्रेच्ड होते थे, कल्टिवेटेड अनकल्टिवेटेड, है ना। कभी कभी अनकल्टिवेटेड लैंड भी दी जाती थी इनमें। तो जो राइट्स होते थे डोनीज के, एंड द राइट्स गिवन टू द डोनीज, द इम्पैक्ट ऑफ द लैंड ग्रांट इज सब्जेक्ट ऑफ हिट। अब लैंड ग्रांट के बारे में कुछ इतना क्लियर तो है नहीं, तो ये सब्जेक्ट है हीटेड डिबेट का, यानी गर्म मुद्दा है बहुत ज़्यादा। तो कुछ लोगों को ऐसा लगता था कि लैंड ग्रांट जो है वो एक स्ट्रैटेजी है जो एक रूलिंग लिनेज अडॉप्ट करती है उनका एग्रीकल्चर और न्यू एरियाज़ में फैलाने के लिए। और कई लोग ये मानते थे कि ये इंडिकेशन है वीकनिंग पावर ऑफ किंग की, कि लूज़ कर रहा है वो अपना कंट्रोल सामान्स पे। अब हम करते हैं बात टाउन्स एंड ट्रेड की, कैसे टाउन और ट्रेड मतलब उस समय के थे या क्या नई सिटीज़ ग्रो हुई। तो उस समय क्या होता था, लेट अस रिट्रेस आ स्टेप बैक टू द अर्बन सेंटर्स दैट इमर्ज्ड इन सेवरल पार्ट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट फ्रॉम circa 6th century BC। एज वी हैव सीन, जैसा कि हमने दिखा है कि मैनी ऑफ द सिटीज़ जो हैं वो कैपिटल्स थी महाजनपद की। वर्चुअली ऑल मेजर टाउन्स वर लोकेटेड अलॉन्ग द रूट्स ऑफ कम्युनिकेशन। जब बड़े बड़े टाउन होते थे वो कम्युनिकेशन के रूट पे मतलब रहते थे। अब क्या है,
कुछ ऐसे हैं जो पाटलिपुत्र हैं जो रिवराइन रूट्स में, कुछ उज्जैनी जैसे हैं जो लैंड रूट में, कुछ दूसरे हैं जो पुहार जैसे हैं वो कोस्टल रूट में हैं, सी रूट्स में जहाँ से बिगिन होता है, और बहुत सारी सिटीज़ मथुरा वगैरह जहाँ पे जो एक कमर्शियल और कल्चर और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ का सेंटर हुआ करती थी। अब एलीट एंड क्राफ्ट पर्सन के बारे में पता करते हैं। क्या थे उस समय के क्राफ्ट पर्सन, क्या बनता था पर्टिकुलर उस समय पे, क्या फेमस चीज़ थी। तो यहाँ पे हमने देखा कि बहुत सारे किंग्स और रूलिंग एलिट्स रहते थे फोर्टिफाइड सिटी में। फोर्टिफाइड यानी जो चारों तरफ से दीवार हो जिसमें सिटी में, ठीक है। अब ये डिफ़िकल्ट था कि इतने बड़े एरिया में एक एक्सटेंसिव एक्सकैवेशन परफॉर्म करना, क्योंकि ज़्यादातर साइट्स में लोग रहते हैं, ठीक है आज। तो यहाँ पे फिर भी उसके बाद भी आर्टिफैक्ट्स फाउंड हुए, जिसमें क्या थी, फाइन पोट्री बाउल्स थे, डिशेस थी और ग्लॉसी फिनिश के, जिन्हें क्या कहा जाता है, नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। ये प्रोबेबली रिच पीपल के द्वारा यूज़ किया जाता रहा होगा। एंड ऑर्नामेंट, टूल्स, वेपन्स, वेसल्स, फिगरीन्स मेड अप अ वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ब्रोंज, आइवरी, ग्लास, शेल, टेराकोटा, ये सब सामान मिला। अब यहाँ पे दिखते हैं सब इंपॉर्टेंट किंगडम्स एंड टाउन। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट किंगडम्स और टाउन दिख रहे हैं। वक्त का अभी हमने पढ़ा ना, वो जो राजा थे चंद्रगुप्त सेकंड, उनकी बेटी का जो मतलब हस्बैंड का घर था, यहीं पर उसकी शादी हुई थी, जो अभी हमने पढ़ा। अब सतवाहनास और ये सब शाक्स, इनके बारे में दिया हुआ है। अब हम बात करते हैं कि 2nd सेंचुरी BC से हमने देखा, वी फाइंड शॉर्ट वोटिव इंस्क्रिप्शन इन द नंबर ऑफ सिटीज़। उनमें मेंशन था डोनर का नाम जो डोनेट करता था। समटाइम्स स्पेसिफाई हिज ऑक्यूपेशन, कभी कभी उसके ऑक्यूपेशन का भी दिया रहता था कि डोनर का ऑक्यूपेशन क्या है। ये हमें बताते थे उन पीपल के बारे में जो रहते थे टाउन्स में। वॉशिंग फोक हुआ करते थे, उनमें वीवर हुआ करते थे, स्क्राइब्स हुआ करते थे, कारपेंटर्स हुआ करते थे, पोटर्स हुआ करते थे, गोल्ड स्मिथ हुआ करते थे, ब्लैक स्मिथ हुआ करते थे, ऑफिशियल, रिलीजियस टीचर्स, मर्चेंट, किंग, ये सब हुआ करते थे। कभी कभी गिल्ड और श्रेणी का भी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में भी मैंशनड है। गिल्ड्स या श्रेणी एक ही चीज़ है। किसको कहा जाता है? ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो क्राफ्ट प्रोड्यूसर्स, मर्चेंट मिलकर बनाते थे आपस में। तो ये गिल्ड प्रोबेबली जो है प्रोक्योर करते थे रॉ मटेरियल और उसे रेगुलेट करते थे, प्रोडक्शन करते थे और फिर फिनिश्ड गुड में कन्वर्ट करते थे। तो क्राफ्ट पर्सन इसको वाइड रेंज ऑफ आयरन भी यूज़ किया करते थे। किसके लिए? जो ग्रोइंग डिमांड्स हो रही थी अर्बन एलिट्स की, उस पर बेस्ड। अब ट्रेड इन द सब कॉन्टिनेंट एंड बियॉन्ड, ट्रेड कैसा होता था पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में और उसके अलावा भी दूसरी जगह में। तो फ्रॉम द 6th सेंचुरी BC लैंड एंड रिवर रूट्स क्रिस क्रॉस, एक दूसरे को क्रिस क्रॉस करती थी लैंड और रिवर रूट्स सब कॉन्टिनेंट में, जो कि एक्सटेंडेड थी बहुत सारे वेरियस डायरेक्शंस में, जैसे कि ओवरलैंड ऑफ सेंट्रल एशिया, बियॉन्ड ओवरसीज फ्रॉम पोर्ट्स that dotted the coastline extending across the Arabian Sea to East and North Africa and West Asia and through the Bay of Bengal to Southeast and China। ये पर्टिकुलर दिया गया कि कहाँ तक फैला हुआ था उनका रूट्स। जो रूलर्स हैं ऑफन अटेम्प्टेड टू कंट्रोल, ये वो रूलर हैं, हर रूलर चाहेंगे कि हम कंट्रोल करें वो रूट्स जो है, ठीक है। तो अब क्या होता था? Those who traversed these routes include paddlers who probably traveled on foot, merchants who traveled on caravans of bullock carts, and pack animals यानी झुंड एनिमल्स का उनके साथ साथ जो ट्रैवल करते थे इन रूट पे पैदल, कुछ लोग कैरावन से, कुछ बुलक कार्ट से। Also there were seafarers whose ventures were risky but highly profitable, successful merchants designated as मस्तावन इन तमिल सिटीज़ एंड सत्तावहास इन प्राकृत, इनको कहा जाता था मर्चेंट को, ये अलग अलग लैंग्वेजेस में, ठीक है। वो भी बहुत ह्यूज अमाउंट में रिच होने लगे, कुड बिकम, ये बन सकते थे बहुत रिच। अ वाइड रेंज ऑफ गुड्स वर कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, बहुत सारे वाइड रेंज ऑफ गुड्स जो हैं वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाए जाने लगी, जैसे सॉल्ट, ग्रेन, क्लॉथ, मेटल, ओट्स, फिनिश्ड प्रोडक्ट, स्टोन, टिम्बर, मेडिसिनल प्लांट, टू नेम अ फ्यू, स्पाइसेस, स्पेशली पेपर ही बहुत पसंद था रोमन एम्पायर के लोगों को, जो लोग उसको क्या कहते थे ब्लैक गोल्ड। मैंने पहले सेशन में बताया था इसके बारे में,
ठीक है, मेडिसिनल प्लांट भी होते थे। अब कॉइन्स एंड किंग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो जो इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइनेज हुआ उस समय पे वो फैसिलिटेट करता था एक्सचेंजेस को, यानी कुछ लेना है तो कॉइन के बदले में लो और दो भी। तो पंच मार्क्ड कॉइन होते थे, वो सिल्वर और कॉपर के बनते थे और वो अर्लीस्ट दे वर अमंग्स द अर्लीस्ट टू बी मिंटेड एंड यूज्ड। इनको क्या किया था रिकवर किया गया एक्सकेवेशन के दौरान नंबर ऑफ साइट्स से पूरे सब कॉन्टिनेंट के में। मतलब न्यूमिस्मैटिक हमने बताया था, स्टडी होती है कॉइन्स की, ठीक है, विजुअल एलिमेंट की उनमें, ठीक है। उनको स्टडी किया गया और रिकन्स्ट्रक्ट किया गया पॉसिबल कमर्शियल नेटवर्क्स को, कि क्या क्या उनके कमर्शियल नेटवर्क रहे होंगे, कहाँ कहाँ उनका ट्रेड चलता रहा होगा। Attempts made to identify the symbols on punch-marked coin with specific ruling dynasties, including Mauryas, suggest that these were issued by kings. It is likely that merchant, banker, town people issued some of these coins. The first coin to bear the name and image of ruler was issued by Indo-Greeks, who established control over the northwestern part of the subcontinent circa 2nd century BC. जो फर्स्ट गोल्ड कॉइन था वो कुशान्स द्वारा मतलब किया गया। अब ये वर्चुअली आइडेंटिकल था इन द वेट विथ दोज issued by contemporary Roman emperors and the Parthian ruler of Iran, and have been found from several sites in North India and Central Asia. जो वाइड स्प्रेड यूज़ ऑफ कॉइन होने लगा गोल्ड कॉइन्स का, जो कि जिसकी इनॉर्मस वैल्यू थी ट्रांजैक्शन में, और वो अब भाई गोल्ड कॉइन है उसका बहुत सारा वैल्यू तो होगा ही ट्रांजैक्शन में। इसके अलावा बिसाइड्स होर्ड्स ऑफ रोमन कॉइन्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम आर्कियोलॉजिकल साइट्स in South India. It is obvious that network of trade were not confined within political boundaries. South India was not part of the Roman Empire, but वहाँ पे क्लोज कनेक्शन पाए गए ट्रेड की, दो उसका पार्ट नहीं था रोमन एम्पायर का साउथ इंडिया। अब कॉइन्स इशू होने लगे ट्राइबल रिपब्लिक्स के दौरान, सच एज योधेस ऑफ पंजाब और हरियाणा, एंड archaeologists have unearthed several thousand copper coins issued by Yodhiyas, pointing the later interest and participation in economic changes. ट्राइबल का भी ट्राइबल्स हो रहे थे उनका भी मतलब इस पे दिया हुआ है, योधियास जो वो ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में ही दिया हुआ है। अब बात होती है सम ऑफ द मोस्ट स्पेक्टेकुलर गोल्ड कॉइन्स वर इशूड बाय गुप्त रूलर। अब गुप्त रूलर के बारे में हम यहाँ पे कॉइन्स का पढ़ रहे हैं, इसी का डिटेल फॉर्म भी पढ़ते हैं और भी जगह से आप मैटर इकट्ठा करते हैं, तो जो आंसर हमने मेंस का क्वेश्चन दिया था उसका आंसर बन जाता है। जो अर्लीस्ट इशू था रिमार्केबल था अपनी प्योरिटी के लिए गोल्ड कॉइन्स में, लेकिन ये कॉइन्स जो है फैसिलिटेट करते थे लॉन्ग डिस्टेंस के ट्रांजैक्शन को, ठीक है, जिससे किंग जो है वो बेनिफिटेड होते थे उस टाइम पर्टिकुलर पीरियड के। अब क्या होता था 6th century CE से फाइंड ऑफ गोल्ड कॉइन्स टैपर ऑफ। Does this indicate that there was some kind of economic crisis? Historians are divided on the issue. कुछ सजेस्ट करते हैं कि कोलैप्स हो गया था वेस्टर्न रोमन एम्पायर का, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड डिक्लाइन हो गया था, अफेक्ट हुआ था प्रॉस्पेरिटी उनकी स्टेट की, एंड कम्युनिटीज एंड रिलीजन दैट हैड बेनिफिटेड फ्रॉम इट. Other argue that new towns network of trade started emerging out this time. They also point out that though find of coins of that time are fewer, coins continue to be mentioned in inscription and text. अब बैक टू बेसिक्स में जाते हैं. हाउ आर इंस्क्रिप्शंस डेसिफर्ड? इंस्क्रिप्शन डेसिफर कैसे होती है इसके बारे में पता कैसे चलता है? ठीक है, so far we have been studying excerpts from inscription amongst other things, but how do historians find out what is written on them? अब historians कैसे find करते हैं कि उसमें क्या लिखा हुआ है? डेसिफरिंग ब्रह्मी. अब ब्रह्मी जो है स्क्रिप्ट उसको कैसे डेसिफर किया गया? ज़्यादातर ये जो है देवनाग अशोकन स्क्रिप्ट में यूज़ होती थी, इंस्क्रिप्शन में यूज़ होती थी. ठीक है, देखो ये लिखा हुआ है. अब लेट 18th सेंचुरी से यूरोपियन स्कॉलर्स जो थे aided by Indian pundits worked backward from contemporary Bengali and Devanagari. The script used to write Hindi is Devanagari. तो manuscript comparing their letters with old specimen. ओल्ड स्पेसिमेन से ही लोग लेटर्स को कंपेयर किया करते थे. तो स्कॉलर्स ने स्टडी किया डिफरेंट स्टडीड अर्ली इंस्क्रिप्शन, समटाइम्स अज्यूम दीज वर इन संस्कृत. उन्हें लगता था कि ये संस्कृत में है. ऑल्दो द अर्लीस्ट इंस्क्रिप्शन वर इन फैक्ट इन प्राकृत, it was
Only after decades of painstaking investigation by several epigraphists that James Prinsep was able to decipher Ashokan Brahmi in 1838। ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी पढ़ा था। अब खरोष्टी कैसे रीड की जाती थी? The story of decipherment of Kharoshti, the script used in inscription in the northwest, is different. Here, finds of coins of Indo-Greek kings who ruled over the area have facilitated matters. These coins contained the name of the king written in Greek, Kharoshti script. European scholars who could read the former compared the latter. अब देखो, जो पहले की रीड कर लेते थे वो क्या करते थे, कंपेयर करते थे लेटर्स को, क्योंकि अगर ए नाम का अगर हम मान लेते हैं कि ए, ये जो ए है हमको पता नहीं कि ये ए है। फॉर एग्जांपल ये सिंबल है, अगर हम बोथ स्क्रिप्ट में इसको फाइंड कर रहे हैं, दोनों में हमको दिख रहा है कुछ ऐसे नेम्स के लिए है जो अपोलोडोटस है, तो हम समझ जाएंगे कि हाँ ये इसको ए कहते रहे होंगे या ए है ये, क्योंकि दोनों स्क्रिप्ट में अपोलोडोटस का नाम लिखने के लिए यही साइन यूज़ हुआ है। तो विथ Prinsep identifying the language of Kharoshti inscription as Prakrit, it became possible to read longer inscription as well. अब historical evidence क्या थे inscriptions के? ठीक है, Ashok is not mentioned in the inscription. What is instead titles adopted by the ruler? अशोक का नाम मेंशन नहीं था इंस्क्रिप्शन में, जबकि उसके टाइटल्स थे वहाँ पे इंस्क्रिप्शन में, जैसे देवनाम प्रिय, जिसका मतलब होता है बिलवड ऑफ द गॉड, एंड प्रियदर्शी, जिसको कहते हैं प्लीजेंट टू बी होल्ड, यानी देखने में जो अच्छा लगे। अब द नेम अशोक इज मैंशनड इन सम अदर इंस्क्रिप्शन विच ऑल्सो कंटेन्स दिस टाइटल। अब अशोक का नाम उन इंस्क्रिप्शन में भी मैंशनड है जहाँ पे ये टाइटल्स दिए गए हैं, तो ऑब्वियसली ये पता चल जाता है कि जो टाइटल्स हैं ये इन्हीं को, अशोक को ही दिए गए रहे होंगे। ठीक है, अब क्या होता था, you may also have noticed that Ashok claims that earlier ruler had no arrangement to receive reports. अशोक ने क्लेम किया। If you consider political history of the subcontinent prior to Ashok, do you think this statement is true? Historians have to constantly access statements made in inscription to judge whether they are true, plausible, or exaggerations. Did you notice that there are words within brackets? Epigraphists sometimes add these to make the meaning of sentence clear. ये क्वेश्चंस जो हैं, ये जो चीज़ें हैं, तो ये हमें कोई भी चीज़ों का मतलब फाइंड करने के लिए हेल्प करती हैं। अब जो ये क्वेश्चन बीच बीच में दिए इनको आप सॉल्व करिए। कैसे? जब आप रीडिंग करेंगे तो आपका एक पर्सपेक्टिव डेवलप होगा उस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए, तब जाके आपका दिमाग खुलेगा और आप उसका आंसर दे पाएंगे। अब historians have to make other assessment as well. If a king orders were inscribed on natural rocks near the cities or important rural communication, would passers-by have stopped to read this? अगर जो इंस्क्रिप्शन किए गए होंगे इंस्क्राइब्ड नेचुरल रॉक्स में, सिटीज़ में या इम्पॉर्टेंट रूट्स में जो कम्युनिकेशन के होते थे, तो क्या जो पासर्स बाय थे, जो लोग वहाँ से गुजरते थे, क्या वो उनको पढ़ते होंगे रुककर? ज़्यादातर पीपल तो लिटरेट नहीं थे, तो क्या डिड एवरीबडी थ्रू आउट द सब कॉन्टिनेंट अंडरस्टैंड प्राकृत? क्या जो सब लोग थे वो प्राकृत समझते थे? पाटलिपुत्र में यूज़ होती थी जो, तो वुड द ऑर्डर्स ऑफ द किंग हैव बीन फॉलोड? क्या जो ऑर्डर्स लिखे जाते थे क्या उन्हें फॉलो किया जाता था? तो इन सब क्वेश्चन के आंसर देना इतना इजी नहीं है, पर हाँ ये ज़रूर बता सकते हैं कि अशोक ने कुछ ऑफिशियल्स अपॉइंट किए थे जो इसके इंस्क्रिप्शंस को पढ़े और लोगों तक उनकी मैसेज को पहुंचा सके। तो कुछ प्रॉब्लम, सम ऑफ दीज प्रॉब्लम्स आर एविडेंट if we look at the Ashokan inscription, which has often been interpreted as reflecting the anguish of ruler as well as marking a change in his attitude towards warfare. अब अशोक के इंस्क्रिप्शन में क्या दिया था, ये सब चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे। While Ashokan inscription have been found present day ओडिशा जिसको अभी कहते हैं, the one depicting his anguish is missing. In other words, the inscription has not been found in the region that was conquered. What are we to make of that? Is it that the anguish of recent conquest was too painful in the region that therefore the ruler was unable to address the issue? इतना पेनफुल था कि वो वहाँ पे एड्रेस नहीं कर पाया अपनी जीत के बारे में या कुछ भी।
ठीक है। द लिमिटेशन ऑफ द इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस। अब इंस्क्रिप्शनल एविडेंसेस जो मिले उनकी लिमिटेशन क्या थे, ठीक है। उनके लिमिटेशन ये थे कि कभी कभी उनमें टेक्निकल लिमिटेशन आ जाते थे, जैसे कि लेटर जो है वो फेंटली एनग्रेव्ड होता था, मतलब बहुत अच्छे से एनग्रेव्ड उभरा नहीं होता था, तो समझ नहीं आता था कि क्या लिखा हुआ है ना। सम इंस्क्रिप्शन जो होते थे वो डैमेज हो जाते थे या मिस, उनके लेटर जो है वो मिस हो जाते थे, ठीक है। ये इट वॉज नॉट ऑलवेज ईजी, हमेशा ईजी नहीं होता था श्योर करना उनकी एग्जैक्ट मीनिंग। किसी भी आपको लैंग्वेज मिले, आपको मतलब नहीं पता, थोड़े हद तक तो आप उसे बता सकते हैं कि हो सकता है ये चीज़ लिखी हो, लेकिन हमेशा बहुत एकदम एग्जैक्ट, एकदम 100% श्योरिटी के साथ आप कुछ भी नहीं कह सकते, ठीक है। इफ़ यू गो थ्रू एपिग्राफल जर्नल you will realize that the scholars are constantly debating and discussing the alternative ways of reading inscription. Although several thousand inscriptions have been discovered, not all have been deciphered. ठीक है, ये पॉइंट नोट करने लायक है। तो पब्लिश एंड ट्रांसलेटेड बिसाइड्स, यानी इसके अलावा मैनी जो इंस्क्रिप्शन होते थे मस्ट हैव एग्जिस्टेड विच हैव नॉट सर्वाइव्ड the ravages of time. So what is available at the present probably is the fraction of what was inscribed. अब बहुत सारे इंस्क्रिप्शन होते थे, लेकिन बचे तो कुछ, या कुछ ऐसे हैं जिनका मतलब हमको श्योरली नहीं पता क्या है, या कुछ ऐसे जिनके लेटर्स मिसिंग हैं, या कुछ ऐसे हैं जो बहुत अच्छे से एनग्रेव्ड नहीं हैं। तो ये सब प्रॉब्लम आती थी इंस्क्रिप्शन के एविडेंस को इंटरप्रेट करने में कि उनमें लिखा क्या हुआ है। पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वॉज नेसेसरली रिकॉर्डेड इन इंस्क्रिप्शन। जो भी पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट चीज़ होती थी वो रिकॉर्ड होती थी इंस्क्रिप्शन में। फॉर इंस्टेंस रूटीन एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस एंड द जॉयज ऑफ सॉरोज ऑफ द डेली एग्जिस्टेंस फाइंड नो मेंशन इन द इंस्क्रिप्शन। अब देखो पॉलिटिकली इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट चीज़ें तो मेंशन मान लो कभी हो जाती थी, मतलब, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेंशन नहीं होती थी। लिखा हुआ है नॉट एवरीथिंग दैट वी मे कंसिडर पॉलिटिकली एंड इकोनॉमिकली सिग्निफिकेंट वॉज नेसेसरली रिकॉर्डेड। हर चीज़ नहीं थी, दो पॉलिटिकल चीज़ें थी, कुछ इकोनॉमिक चीज़ें थी, लेकिन हर चीज़ उसमें नहीं दी हुई थी। और कभी कभी क्या रूटीन प्रैक्टिसेस जो होती थी एग्रीकल्चर की या वहाँ के लोगों का जो डेली एग्जिस्टेंस का जॉयज़ एंड सॉरोज के बारे में नहीं दिया होता, तो बहुत सारे इसके लिमिटेशन हुआ करते थे। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टाइमलाइंस दी हुई हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये बुक पे भी दी हुई है, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं, इसके जो PDF रहेगा इससे ही पढ़ सकते हैं। ये टाइम पीरियड दिया हुआ है, किस टाइम पीरियड से किस पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक क्या क्या चीज़ें आई और क्या मेजर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुए उस टाइम पर। तो इसी के साथ हम अपना सेशन एंड करते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल, please like, share and subscribe our channel Vani Academy. Also hit the bell icon. We are here to empower, involve and encourage you. तो हम नेक्स्ट सेशन में आपसे मिलते हैं, वो होगा नेक्स्ट चैप्टर के लिए, पर रहेगा इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही, जो 600 सिरका है, सिरका 600 BC से लेके 600 AD तक वो टाइम पीरियड वही रहेगा आगे के आने वाले थीम्स का। और इसका इंट्रोडक्शन मैं पहले दे चुकी हूँ, तो मैं इसमें अगले सेशन से पहले के सेशंस के बारे में डिस्कस किया करूँगी ताकि ये एक लिंक बन जाए आपका।